बहन वार्ता प्रोग्राम के दुआ चरण में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, जैसे कि हमने पहले कार्यक्रम में बोली रही जा कि हमने के मेहमान हवन दुबई के डॉक्टर आज़म बदर खान जी जे स्पेशलिस्ट हवन नी रिप्लेसमेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट में ई ऑर्थोपेडिक सर्जन हवन। त पहला प्रोग्राम में हमने के काफ़ी जानकारी मिलल रहल कि काहे घुटना के बारे में चाहेला ध्यान दे के कैसे हमनी के स्वास्थ्य पर असर पड़ेला अगर ध्यान नहीं देवब जा। तो आज हमनी उनकर से बात करब जा इलाज के तौर पर कौन कौन नवा विकास होल बाते। तो डॉक्टर जी आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जी, जी, हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे पिछली बार आपने बताया था कि विटामिन डी की ज़रूरत होती है। जी। हाँ, हमारे घुटनों के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए। हाँ, तो अभी इलाज के तौर पर जब देखते हैं तो बहुत सारे विकास हुए हैं। आप हमें बताएं कि अभी वर्तमान समय में क्या-क्या विकास हुआ है? अ, इस आपके इस क्वेश्चन को मैं 2 भाग में बाँटना चाहूँगा। एक तो कंज़र्वेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं और एक सर्जिकल बोलते हैं। कंज़र्वेटिव जैसे मैंने पिछले हमारे उसमें भी कहा था कि सर्जिकल तो इजी है और सर्जरी के बारे में सब लोग जानते हैं और उसके बारे में मैं बात करूंगा कि नी रिप्लेसमेंट में भी अभी जो एडवांसमेंट हो रहा है काफ़ी तरह के हैं, जनरेशन 1, 2 एंड 3। अब तो उसके बारे में चलिए मैं पहले नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट एक कन्वेंशनल तरीका से होता है जिसमें कि आप घुटने को पेशेंट को एनेस्थेटाइज करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में ले जाके एनेस्थीसिया देते हैं। और आज नी रिप्लेसमेंट जो है मोस्टली पूरा बेहोश करके नहीं किया जाता है, उसको पीछे से स्पाइनल एनेस्थीसिया जो बोलते हैं, पैरों को नम खाली करके और उसके तो जब हम नी को एक सिंपल तरीके से आगे से खोलते हैं और खोलने के बाद जब घुटना खुल जाता है तो जैसा मैंने पहले कहा था कि आर्थराइटिस जो होता है वो जांघ का निचला हिस्सा और टांग का ऊपरी हिस्सा जो है उसकी हड्डी के ऊपर का जो गुद्दा होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं वो घिस जाता है। तो वो और ऑब्वियसली जब नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा गुद्दा जो है घिस चुका है दोनों तरफ। उसके 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं और कार्टिलेज होते हैं। तो अ, उसको हम छीलते हैं। मैं छीलने का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, है तो बहुत बड़ी चीज़, ये बहुत नी रिप्लेसमेंट बहुत मेजर सर्जरी है और इसकी क्रेडिट भी लिया जाता है, मगर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप नी रिप्लेसमेंट से मत डरें। ये आज के टाइम में ये सबसे सक्सेसफुल सर्जरी है अगर डॉक्टर को को पता है और वो अगर हमेशा नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो सबसे सक्सेसफुल सर्जरी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम खोलने के बाद जिस तरह से एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ कि जिस तरह से दांत में कैप लगाते हैं, आपने देखा होगा कि दांत में कैप लगाते हैं, यही समझिए कि उसी तरह से घुटने को खोल करके हम जो ख़राब हो चुका है गुद्दा उसको छीलते हैं। अब वो जिस जैसे भी छीलें वो हमारा तरीका होता है। डॉक्टरी ऑर्थोपेडिक्स को कहा जाता है कि कारपेंट्री होती है इसमें, क्योंकि हमारा इसमें मेटल का इस्तेमाल और काटने का इस्तेमाल सॉ और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उसको छील करके हम उस पर कैप लगाते हैं। निचले भाग में कैप लगाते हैं और टांग के ऊपरी भाग में कैप लगाते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल का होता है। आजकल सबसे लेटेस्ट टाइटेनियम है या कोबाल्ट क्रोम है, इन तरह की चीज़ें हैं जो कि बॉडी के साथ कंपैटिबल होता है, मैं इंग्लिश में ये कहना चाहूँगा। और उसके बीच में फिर प्लास्टिक लगाते हैं। तो जैसे हमारा घुटना और वो सारा उसमें जो भी डिफॉर्मिटी हुआ है, जो भी ख़राबी हुआ है, टेढ़ा हुआ है, कुबड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें हम उसी समय उसको प्रॉपर अलाइनमेंट करके प्रॉपर तरीके से काट करके और उस पर कैप लगा करके उसको करते हैं। और 2 चीज़ें बहुत बड़ी नी रिप्लेसमेंट
कराने का लोगों का होता है। देखिए, अभी भी आप देखेंगे 60 साल, 70 साल, 80 साल के लोग जिनका घुटना अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, घुटना ख़राब हो चुका है, वो पैर भले उनका कुबड़ा हो गया हो, मुड़ गया हो, फिर भी वो चल रहे हैं। पहले ऐसे चल रहे हैं, फिर बाद में छड़ी लेके चलते हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस एकदम हो जाता है तो अगर 10 डेग चलने पे भी उनको अगर दर्द हो रहा है तो वो व्हीलचेयर पे अपना काम चलाते हैं या वॉकर से चलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि घुटना बदलना, नी रिप्लेसमेंट, ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं है या बहुत मैंडेटरी सर्जरी नहीं है। जबकि मैं करता हूँ खुद, मुझे ऐसी बात मैं बोलने में झिझकता नहीं हूँ कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए मेरा एक सिंपल सा कहना होता है कि अगर ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने, हमें, जीसस क्राइस्ट ने अगर दिमाग और दिल दोनों सही दिया है तो हम घुटने के वजह से क्यों अपाहिज बने। अपाहिज अगर बहुत मेजर कोई अपाहिज हो तो बात समझ में आती है, मगर घुटने के वजह से हम क्यों बने। तो जब हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से, और आपको ताज्जुब होगा जान के कि नी रिप्लेसमेंट के बाद लोग सारी एक्टिविटी करते हैं, खेलना कूदना दौड़ना तक करते हैं। आप पूरी की पूरी पैर मोड़ करके आप पूजा पाठ नमाज सब कुछ कर सकते हैं सामान्य। सामान्य तरीके से। अगर उसमें कुछ फैक्टर्स हैं कि अगर आपने अपने मसल को मजबूत रखा है तो वो बिल्कुल सामान्य होगा। तो ये तो सर्जिकल पार्ट की मैं बात कर रहा था। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जैसे आपने शुरू में बताया था कि महिलाओं को ज़्यादा ये खतरा होता है, ये घुटने की परेशानी हो सकती है। जी, ये तो डेटा भी है। ये मैं तो कह ही रहा हूँ, और ये WHO का ये डेटा भी है कि आप 10% ही मेल को होता है और 18% फीमेल्स को होता है। फीमेल्स में एक तो कुदरती है कि आपकी उनका जो स्ट्रक्चर होता है, पेल्विस थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से घुटने पे दबाव ज़्यादा पड़ता है। देखिएगा, आपने आपने एक चीज़ की, कम उम्र की लड़कियों में वो भी आपको घुटने की दर्द को कहती हैं कि हमें नी, क्योंकि जब आपका नी का जो कैप होता है, नी कैप, उसका एंगल थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके बाहरी, घुटने के बाहरी वाले हिस्से में उसका दबाव ज़्यादा होता है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको प्रेशर नी पे ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से जो आपका क्वेश्चन है कि महिलाओं में क्यों होता है, एक तो वो वजह है। बाकी और सब वजहें जो मैंने कही कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल एपिडेमिक है कि सभी जगह, आपको किसी भी कंट्री में चले जाइए, उसकी वजह ये भी है कि एक तो हम धूप में नहीं जाते, ऊपर से आजकल एसी में रहते हैं। आप अगर गाड़ी पे देखेंगे, मैं तो मॉरिशस में ताज्जुब कर रहा हूँ कि मैं दुबई से आया हूँ, दुबई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो सभी लोग वहाँ पे खिड़की ऊपर करके चलते हैं और एसी चल रहा होता है। मगर जहाँ यहाँ इतना अच्छा मौसम है, यहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ लोगों को मैंने देखा है कि उनका शीशा ऊपर है और अंदर एसी चल रहा है। तो आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके चमड़े पे धूप पड़ेगा। तो एक तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, और दूसरा एक बहुत बड़ा वजह यह है कि जो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। देखिए, थोड़ा सा आयरनी है, लोग आजकल के ज़माने में, हमें हर लोग जिम जाना चाहता है, स्पोर्ट्स करते हैं और एक्टिव रहते हैं, बट वो एक्टिव वाला जो चीज़ है वो मस्कुलो स्केलेटल। देखिए, एक और एग्जांपल देता हूँ कि आजकल डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का इतना ज़्यादा खौफ है लोगों में, डर है, और लोगों को है भी, ये भी सच्चाई है कि आजकल तो 50% से ज़्यादा हमारे समाज में लोगों को इन बीमारियों का असर है। उसकी वजह से सारे डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज से मतलब ये होता है कि आपको वॉक करना चाहिए। तो वो उस पर ध्यान देते हैं कि मुझे वॉक करना है ताकि मेरा शुगर लेवल कम रहे, मेरा बीपी बढ़े नहीं। तो वॉक और एक्सरसाइज में थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि थोड़ा सा डिफरेंस है। 90% मेरे पेशेंट, जब मैं उनसे काउंसिल करता हूँ, बात करता हूँ कि आप एक्सरसाइज करते हैं, फ़ौरन
काफ़ी लोगों का ये जवाब रहता है कि बिल्कुल डॉक्टर मैं तो करता हूँ और मैं घर से उतरती हूँ और 1 घंटा वॉक करती हूँ, 45 मिनट वॉक करती हूँ, 1.5 घंटा वॉक करती हूँ और वापस घर पे आ जाती हूँ। तो मैंने बोला ये एक्सरसाइज हो गया आपका? हाँ बिल्कुल, और इससे ज़्यादा क्या करना है? तो आप समझ रही हैं मैं कहाँ क्या कहना चाह रहा हाँ, हूँ। बिल्कुल। आप जब वॉक करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन, कैलोरीज और ये चीज़ों पे आप रहता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर और ये चीज़ें होती। आपने तो 2 सेकंड भी मसल को स्ट्रेंथन करने की कोशिश नहीं की। तो मेरा ये कहना होता है कि अगर आप 60 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आप 50 मिनट वॉक करें और 10 मिनट अपने एक्सटर्नल बॉडी को, इंटरनल को नहीं, एक्सटर्नल को, जो जो आपके जोड़ को सपोर्ट देता है, मांसपेशी जो सपोर्ट देता है, उस पे एक्सरसाइज करें, जो पीटी कहा जाता था। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथनिंग टोनिंग एक्सरसाइज है, कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम लोग कहते हैं, उसको करें ताकि आपके जोड़ की ताकत बना रहे। हुँ। यहाँ पर जब आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो अक्सर हमने देखा है कि खासकर महिलाएं कहते हैं कि अगर एक्सरसाइज करना है तो कहते हैं कि हमने सीढ़ियाँ चढ़ ली, 20 सीढ़ियाँ चढ़ ली, हमने हमारा एक्सरसाइज हो गया, सुबह से काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं तो हो गया। तो ये एक्सरसाइज नहीं हुआ। और ये जो आपने चीज़ कहा, ये सिर्फ यहाँ नहीं, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में ये मिसकंसेप्शन, ये दिमाग में औरतों को क्या, आप मर्द को भी बोले, आप जो वर्कशॉप में वगैरह में काम करते हैं, तो मैं तो दिन भर चलता रहता हूँ, सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ, सामान उठा रहा हूँ। लेबर क्लास के लोग भी यही चीज़ बोलते हैं। देखिए उसमें क्या है, उसमें वही ट्विस्ट है। आपको लगता है कि आप तो नॉन स्टॉप कुछ एक्टिविटी करते रह रहे हैं, मगर फिर से बात वही आ जा रही है कि जैसे जैसे आप जब जवान रहते हैं, जब 30-35 साल तक की उम्र में रहते हैं, जब आपका कुदरती और भगवान के दया से आपके मसल मांसपेशी में मजबूती है, तब तक तो सब कुछ ठीक है। उसके बाद जब ये भी है कि आप उसके बाद के लाइफ में मसल मास कमना शुरू होता है, आपका मांसपेशी कमना शुरू होता है। आपने तो उस पे ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ सीढ़ी चढ़ना और वो सब पे आपको, वही जैसे मैं वॉकिंग वाला एग्जांपल दे रहा था, वही वाली चीज़ आ जाती है कि आपने स्टेज तो चढ़े। स्टेज अगर आपके मसल में ताकत नहीं है तो स्टेज चढ़ना ख़राब होता है। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट मोस्टली शुरुआत करते हैं कि वो ये नहीं कहेंगे आपको कि मैं सीधे प्लेन पे जब चलता हूँ, तो वो उनका कहना पहला शुरुआती ये रहता है कि हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं या तब हमें तकलीफ़ होती है, बाकी तो फिर उसके बाद ठीक रहते हैं, प्लेन पे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वजह यही है कि जो घुटना कमज़ोर हो रहा है आपका, जो अंदर कार्टिलेज वीक हो रहा है, वीक होना शुरू हो रहा है, आप उसके साथ जो मसल जो होता है उसको मजबूती तो दे नहीं रहे हैं आप तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो वो मिसकंसेप्शन को हटाना ज़रूरी है। तो मेरा वही जो कहना है कि 50% इंसान, हर इंसान को खुद अपना इन एक्सरसाइज पे, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हुँ। तो यहाँ पे जब हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक है रुदिता कफ रिपेयर, ये क्या है? वो जो चीज़ है वो थोड़ा सा जैसे कि घुटने के अंदर ये सफ़ेद वाली, जो देखिए मांसपेशी में भी दो तरह के होते हैं। एक तो लाल वाली चीज़ें होती हैं जो जो मसल फाइबर्स बोलते हैं, और एक सफ़ेद होता है जो जिसको टेंडन बोलते हैं और लिगामेंट बोलते हैं, हार्ड टिश्यूज़ जो होते हैं। वो आपके घुटने में, आपको यही समझिए कि आपका ये जांग है और ये पाँव है, इन दोनों हड्डी को एक साथ रखने के लिए घुटने के अंदर 4 लिगामेंट होते हैं। उसको MCL, LCL दो बाहर से होते हैं और अंदर के तरफ दो होते हैं, ACL और PCL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये चीज़ें जो हैं आपके दोनों हड्डियों को पकड़ करके रखती हैं। इसमें ख़राब होना, वो ये प्रॉब्लम जो ज़्यादा होता है वो स्पोर्ट्स इंजरी में होता है। जवान लोगों में 30-35 साल की उम्र में आप खेल रहे हैं, आपका घुटना मुड़ा हुआ है, आपने ट्विस्ट किया, उस पर ज़ोर पड़ा और जो आपका मांसपेशी अंदर में पकड़ करके रखा हुआ वो स्नैप ऑफ हो जाता है, फट जाता है। तो उसको फिर उसके वजह से घुटने में लचकपन आ जाता है, ढीला हो जाता है। तो वो स्पोर्ट्स इंजरी में जाता है और उसका इलाज
प्रॉब्लमेटिक होता है। कोई कोई भी इंसान अपने जवानी में ये नहीं चाहेगा कि मुझे तकलीफ़ हो या मेरा घुटना ढीला हो, तो उसके लिए फिर हम आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। स्कोपी का मतलब है कि कैमरा अंदर डाल के, लेज़र सर्जरी या की होल सर्जरी के नाम से भी काफ़ी मशहूर है। उसमें कैमरा डालते हैं और हम स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे ही देख करके हम चीर फाड़ नहीं करते हैं उसको, सिर्फ एक छोटा सा होल बना करके, इतना मोटा उसका कैमरा होता है, वो अंदर जाता है, उसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के ही सेम सेम होता है। और अंदर में रिपेयर जो भी है, रिपेयर करना, ट्रिम करना, तो वो स्पोर्ट्स सर्जरी में आता है। तो डॉक्टर जी, जैसे आपने शुरू में बताया कि आप भारत से हैं, हाँ, और बनारस में आपने अपनी पढ़ाई की है, लेकिन हम जानते हैं कि बनारस में बहुत भोजपुरी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। मेरा एक सवाल है भोजपुरी में जी आपसे। जी। हाँ, जैसे हमने बोली जा कि महिला लोग तनी हिचकिचालन सा, वो लोग की जस्सी परेशानी होवेला घुटना की, हाँ, लेकिन जब ऑपरेशन के समय आवेला उ लोग से डॉक्टर लोग बोलेला कि चाहेला ऑपरेशन करे के, तो उ लोग बोलेंगे सा नहीं करेंगे सा, काहे के उ लोग के बाद में परेशानी होई, चले नहीं सकेंगे सा या पैरालिज हो जाएंगे सा। तो एकर पर आप एगो सर्जन होइला के नाते कौन सी बोलबा? हमनी के बोलबा कि हमारी भोजपुरी बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं डेफिनेटली हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो ये मिसकॉन्सेप्ट है, ये स्पेशली ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ये चीज़ कहा कि मर्द और औरत में थोड़ा सा डिफरेंस है बाय नेचर, बट ऐसा नहीं है कि औरतों में घुटने का अगर कोई तकलीफ़ है, डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी डेटा बताया कि औरतों में ज़्यादा होता है अर्थराइटिस, मगर सर्जरी कराना से नहीं कराना चाहिए, जिस और कराने से हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि ये जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि घुटने में इंजेक्शन लेना के बारे में भी बहुत नेगेटिव है। लोग कहते हैं कि आपने एक बार घुटने में इंजेक्शन ले लिया, आपने नीडल डलवा लिया, तो बस हो गया आपका कल्याण हो गया, मतलब है कि हमेशा के लिए आप जो है इंजेक्शन लगवाते रहिए। देखिए, ये सब चीज़ें पुरानी कहावत हैं और पुरानी चीज़ें हैं। एक चीज़ उसमें मैं इम्पोर्टेंस ये देना बताना चाहूँगा कि येस, in earlier days doctors used to give more of a steroid, cortisone जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसी का चलन था, वही चीज़ थी हमारे पास। अ, दर्द को कम करना, अगर हमारे नॉर्मल पेन किलर दवा से अगर दर्द नहीं कम रहा है, आज के दिन में भी स्टेरॉइड को ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी या दर्द को कम करने का और इन्फ्लेमेशन को कम करने का रामबन माना जाता है, और ये सच्चाई भी है। और इसका इस्तेमाल आज तक सभी पूरे दुनिया में होता है, अमेरिका में भी होता है, मगर चेंजेस बहुत कुछ आ गए हैं। ये पुरानी कहावत है कि और आजकल हम लोग सिर्फ स्टेरॉइड नहीं डालते हैं, स्टेरॉइड बिल्कुल लास्ट में, एंड में डालते हैं। उससे पहले जो मैंने कुछ चीज़ें फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि घुटने के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, एक ऑयल टाइप की, ग्रीसिंग टाइप की चीज़ होती है, जिसको ऑयल लोग कि ऑयल का इंजेक्शन लगवा लें, ग्रीसिंग का इंजेक्शन लगवा लें, उसको हम लोग हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। हमारे घुटने के अंदर जो चर्बी वाला टिश्यू होता है, उसका काम होता है कि अंदर में वो प्रोड्यूस करना, उसको सिक्रीट करना, बनते रहना, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। हाइलुरोनिक एसिड का काम जो होता है, वो आपके गुद्दे को लुब्रिकेट करते रहना होता है। आप गुद्दा देखेंगे तो वो चिकनाहट होती है उस पर, वो चिकनाहट आपको हाइलुरोनिक एसिड से आता है, और उसका न्यूट्रिशन, विटामिन, सप्लीमेंट जो भी बोलें, उसकी ताकत भी जो है उसी से आती है। वो चीज़ उम्र के साथ कमता है, इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी कमता है, गलत तरीके से इस्तेमाल करने से भी कमता है। तो उन चीज़ों को हम आजकल जो इंजेक्शन देते हैं, वो हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि कोई ख़तरा नहीं है, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट तो है ही नहीं बिल्कुल उसका। अगर
तरीके से दिया गया उसको हम लोग सिर्फ चमड़े से थोड़ा सा अंदर जा कर के पुश कर देते हैं, ना हड्डी में घुसाते हैं ना कुछ करते हैं। लोग यही समझता है कि घुटने में इंजेक्शन लेने का मतलब है कि आप जो है नीडल जो है हड्डी में डाल देंगे और हड्डी के अंदर कुछ नहीं, वो कैप्सूल है, एक चमड़े टाइप की चीज़ है, उसी में डाल देते हैं और वो फिर अपना काम करता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो वो स्टेरॉयड दिया जाता है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल अपने दर्शकों के दिमाग से निकालना चाहूँगा कि उसका कोई ख़तरा है या वैसा वैसा नहीं है, गलत है। तो डॉक्टर जी, इस दूसरे चरण के प्रोग्राम को हम यहीं पे विराम देते हैं। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक अपने लेट्स वॉक अगेन के बारे में कहना चाहूँगा कि being a knee replacement surgeon, my mission through Let's Walk Again is to promote knee health all across the world. जहाँ भी मैं ऊपर वाला मुझे लेके जाएगा, मैं वहाँ जा कर के अपने जनता को, अपने लोगों को ये हमारे डॉक्टर के लोग सभी लोग जानते हैं कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, कब इंजेक्शन देना है, कब उसका फिजियोथेरेपी कराना है, क्या सप्लीमेंट देना है, कब सर्जरी करना है। मगर मेरा ये कहना है, मैं पहले तो मैं मॉरिशस में आके बहुत खुश हूँ कि मॉरिशस इतनी ये सरज़मीन पे बहुत अच्छा लगा मुझे और एमबीसी ने मुझे बुलाया है यहाँ पे बोलने के लिए। और यहाँ पे आने का मेरा एक सबसे बड़ा मोटो या मिशन कहें आप कि लेट्स वॉक अगेन के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों तक मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने कि आप प्लीज़ डॉक्टर पे 50% डिपेंडेंट हों, बिल्कुल नहीं डिपेंडेंट हों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हैं और अपने घुटने का लॉन्ग टर्म ख्याल रख सकते हैं। और इसके साथ मैं शायद ये भी कहना चाहूँगा कि इन फ्यूचर मैं डेफिनेटली यहाँ पे चाहूँगा कि लोगों के लिए, पब्लिक के लिए नी वर्कशॉप, फ्री नी वर्कशॉप करने का मैं सोच रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत जल्द ही करूँ। और हमारे मित्र हैं जो कि बिहारी कनेक्ट ग्लोबल के नाम से वो कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है मॉरिशस में। 300 लोगों को जो भोजपुरी लोग हैं उन लोगों को वहाँ अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट किया है। तो उनके साथ वो अगले महीने राम कथा भी करवा रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर के हम लोग ज़रूर बिल्कुल करेंगे। हाँ, ये जो आपका कैंपेन है इस पर हम अगले चरण के प्रोग्राम में बात करेंगे। आपने ये सभी जानकारियाँ दी, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, ई भेंट वार्ता कार्यक्रम में जैसे कि हमने आप लोग के जानकारी देवत है जा कि कैसे जो घुटना के परेशानी बातें कैसे ओकर इलाज होएला और कौन कौन विकास होल बातें अभी के समय में। और हमने के संगे मेहमान के रूप में हवन डॉक्टर आज़म खान जी जे दुबई से हवन। तो हमने यही उम्मीद करते हैं जा कि आप लोग के जोन जोन जानकारी देवल जाता उस सब से आप लोग के पूरा लाभ हुआ था। तो ये प्रोग्राम के हजे पर ही विराम देवत है जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा।